उन दिनों आगरा में एक ज्योतिषी का बड़ा नाम हो रहा था, पंडित भविष्यवाणी देव। कहा जाता था कि उसकी जुबान पर सरस्वती का वास है और वो सितारों की चाल देखकर किसी का भी भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकता है। उसके बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थी। किसी ने कहा कि उसने एक व्यापारी को बता दिया था कि उसका डूबा हुआ जहाज वापस आएगा, और सचमुच वो जहाज आ गया। किसी ने कहा कि उसने एक निसंतान जोड़े को संतान प्राप्ति का उपाय बताया और उनके घर किलकारियां गूंज उठीं। धीरे धीरे उसकी ख्याति शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। अकबर ज्ञान और कला के पारखी थे और उन्हें ऐसी रहस्यमयी विधाओं में गहरी रुचि थी। उन्होंने पंडित भविष्यवाणी देव को दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। अगले दिन भविष्यवाणी देव दरबार में हाजिर हुआ। उसका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। लंबा कद, माथे पर बड़ा सा त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी अपने प्रभाव में ले ले। उसकी वाणी में शहद जैसी मिठास और एक गहरा आत्मविश्वास था। उसने आते ही शहंशाह अकबर को झुककर प्रणाम किया और संस्कृत के कुछ भारी भरकम श्लोक पढ़े, जिनका अर्थ शायद ही कोई समझ पाया हो, लेकिन सुनने में वे बड़े प्रभावशाली लग रहे थे। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने पूछा, पंडित जी, हमने आपके ज्ञान की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमें हमारे अतीत की कोई ऐसी बात बता सकते हैं जिसे हमारे और हमारे कुछ खास लोगों के अलावा कोई न जानता हो? ये एक कठिन परीक्षा थी, लेकिन भविष्यवाणी देव मुस्कुराया। जरूर जहांपना, सितारों से कुछ भी छिपा नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोला, आलम पनाह, आज से कई साल पहले जब आप केवल एक शहजादे थे, आप शिकार खेलने गए थे। जंगल में आप एक शेर का पीछा करते करते अपने सैनिकों से बिछड़ गए। 3 दिनों तक आप भूखे प्यासे भटकते रहे। तब एक गरीब लकड़हारे ने आपको अपनी झोपड़ी में पनाह दी और अपनी सूखी रोटी में से आधा हिस्सा आपको खिलाकर आपकी जान बचाई थी। ये सुनते ही अकबर अपनी गद्दी से उछल पड़े। ये बात बिल्कुल सच थी और इसे केवल अकबर और उनके सबसे वफादार सेनापति मान सिंह ही जानते थे। अकबर की आंखों में भविष्यवाणी देव के लिए सम्मान और आश्चर्य भर गया। उन्होंने उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली इनाम में दी। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी भी उस ज्योतिषी के ज्ञान से अचंभित थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था। वो था बीरबल। बीरबल उस ज्योतिषी को अपनी पैनी नजरों से देख रहा था। उसे ये सब इतना सीधा और सरल नहीं लग रहा था। उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। उस दिन के बाद से पंडित भविष्यवाणी देव शहंशाह अकबर का खास सलाहकार बन गया। अकबर हर छोटा बड़ा फैसला लेने से पहले उससे सलाह मशवरा करने लगे। कब युद्ध पर जाना है, किस संधि पर हस्ताक्षर करने हैं, यहां तक कि किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, ये सब भविष्यवाणी देव तय करने लगा। धीरे धीरे उस ज्योतिषी का दरबार में प्रभाव इतना बढ़ गया कि वो मंत्रियों के कामों में भी दखलंदाजी करने लगा। कई दरबारी जो उससे जलते थे या उसके खिलाफ थे, उन्हें वो अपनी भविष्यवाणियों के जरिए शहंशाह की नजरों में गिरा देता। वो कहता, जहांपनाह, सितारे कह रहे हैं कि अमुक मंत्री राज्य के लिए अशुभ है, और अकबर उस मंत्री को उसके पद से हटा देते। पूरे दरबार में एक डर का माहौल बन गया। लोग उस ज्योतिषी से तौस खाने लगे। वो अब सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं, बल्कि दरबार की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। वो जानते थे कि ये ज्योतिषी एक बहुत बड़ा धोखेबाज है और उसका असली मकसद सल्तनत पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। वो शहंशाह को इस अंधविश्वास के जाल से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अकबर उस पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगे थे और उसके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे। बीरबल को पता था कि इस झूठे भविष्यवक्ता का पर्दाफाश करने के लिए उसे उसी के खेल में, उसी के मैदान में हराना होगा।
उन्हें एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और शहंशाह को खुद अपनी आंखों से सच दिखाई दे। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद जासूसों को पंडित भविष्यवाणी देव के अतीत के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। उन्होंने जासूसों को खास हिदायत दी कि वे बहुत ही गुप्त तरीके से काम करें ताकि ज्योतिषी को कोई शक न हो। कुछ हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद जासूसों ने जो जानकारी लाकर दी वो चौंकाने वाली थी। पता चला कि पंडित भविष्यवाणी देव का असली नाम भानु प्रताप था और वो उज्जैन के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वो कोई ज्ञानी ज्योतिषी नहीं बल्कि एक चालाक ठग था जिसका काम लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर लूटना था। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली कि आगरा आने से पहले भानु प्रताप ने कुछ समय उस इलाके में बिताया था जहां शहंशाह अकबर का बचपन बीता था। उसने वहां के बूढ़े लोगों से मिलकर शहंशाह के बचपन और जवानी के किस्से बड़ी चतुराई से इकट्ठा किए थे। दरबार में उसने अकबर को जो शेर वाली कहानी सुनाई थी वो भी उसे उसी इलाके के एक पुराने सैनिक से पता चली थी जो कभी अकबर की सेना में था। अब बीरबल के हाथ में एक मजबूत कड़ी आ गई थी। उन्हें पता चल गया था कि उसका ज्ञान ज्योतिष का नहीं बल्कि अच्छी जासूसी और लोगों को पढ़ने की कला का नतीजा है। अब बीरबल को बस एक सही मौके का इंतजार था और वो मौका उन्हें जल्द ही मिल गया। एक दिन दरबार में शहंशाह अकबर बहुत चिंतित बैठे थे। उनकी सबसे प्यारी और कीमती हीरे की अंगूठी खो गई थी। वो अंगूठी उन्हें उनके पिता हुमायूं ने दी थी और वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा समझते थे। पूरे महल में छानबीन की गई लेकिन अंगूठी का कहीं पता नहीं चला। अकबर ने तुरंत पंडित भविष्यवाणी देव को बुलाया। पंडित जी, हमारी सबसे प्रिय अंगूठी खो गई है। अपने ज्ञान से बताइए कि वो कहाँ है और उसे किसने चुराया है। ये भविष्यवाणी देव के लिए अपनी धाक जमाने का एक और सुनहरा मौका था। उसने आंखें बंद की, कुछ देर मंत्र पढ़ने का नाटक किया और फिर बोला, जहांपनाह, सितारे बता रहे हैं कि आपकी अंगूठी महल में ही है और उसे किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि आपके ही किसी सेवक ने चुराया है। चोर का नाम मैं कल सुबह बताऊंगा। कल सुबह तक चोर डर के मारे खुद ही अंगूठी कहीं रख देगा। अगर नहीं तो कल मैं उसे सबके सामने बेनकाब कर दूंगा। ये कहकर वो चला गया। अकबर को उसकी बात पर पूरा यकीन हो गया, लेकिन बीरबल समझ गए कि यही सही समय है इस ढोंगी का पर्दाफाश करने का। ज्योतिषी ने जानबूझकर एक दिन का समय लिया था ताकि महल के सेवकों में डर फैल जाए और अगर किसी ने सच में अंगूठी चुराई हो तो वो उसे डरकर कहीं फेंक दे, जिससे ज्योतिषी की बात सच साबित हो जाए। उस शाम बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के निजी कक्ष में गए। जहांपनाह, मैं जानता हूं कि आपकी अंगूठी कहाँ है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। अकबर हैरान रह गए। कहाँ है बीरबल? बताओ जल्दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरे पास है, जहांपनाह। और ये कहकर उन्होंने अपनी जेब से वो कीमती अंगूठी निकालकर अकबर के सामने रख दी। अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से और हैरानी से भर गए। तुम्हारे पास? इसका मतलब चोर तुम हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं चोर नहीं हूं। मैंने ये अंगूठी इसलिए छिपाई थी ताकि मैं आपको एक बहुत बड़े धोखे से बचा सकूं। मैंने ये अंगूठी आज सुबह आपके स्नानागार के पास से उठाई थी, जहां आप उसे उतार कर भूल गए थे। मैं चाहता तो आपको उसी वक्त बता सकता था, लेकिन तब हम उस झूठे ज्योतिषी का पर्दाफाश कभी नहीं कर पाते। अकबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसा पर्दाफाश? बीरबल ने अपनी पूरी योजना शहंशाह को समझाई। अन्नदाता, वो ज्योतिषी ढोंगी है। कल सुबह वो दरबार में किसी भी गरीब और निर्दोष सेवक का नाम ले लेगा जिसे वो अपना दुश्मन समझता होगा, और आपकी नजरों में उसका विश्वास इतना गहरा है कि आप बिना सोचे समझे उस बेगुनाह को सजा दे देंगे। मैं ये अन्याय नहीं होने दे सकता। मेरी आपसे विनती है
कि कल दरबार में आप मेरी योजना के अनुसार काम करें। अकबर को अब भी उस ज्योतिषी पर थोड़ा विश्वास था, लेकिन बीरबल की बातों में उन्हें दम लगा। वो बीरबल की योजना के लिए राजी हो गए। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि ज्योतिषी किस चोर का नाम लेता है। महल के सभी सेवक एक कोने में डरे समय खड़े थे। पंडित भविष्यवाणी देव बड़े ही गर्व के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसे लगा कि आज के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी। अकबर ने अपनी गद्दी पर बैठकर गंभीर स्वर में पूछा, पंडित जी, बताइए, कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारी अंगूठी चुराने की हिम्मत की? ज्योतिषी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक नाटक करता रहा। फिर उसने आंखें खोली और अपनी उंगली सेवकों की भीड़ में खड़े एक बूढ़े सेवक रहीम चाचा की ओर उठाई। रहीम चाचा पिछले 40 सालों से महल में सेवा कर रहे थे और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। ज्योतिषी उनसे इसलिए चिंता था क्योंकि रहीम चाचा ने एक बार उसे शहंशाह के निजी कक्ष की ओर जाते हुए टोक दिया था। जहांपनाह, यही है वो चोर। ज्योतिषी गरजा। सितारे साफ साफ इसका चेहरा दिखा रहे हैं। इसी ने आपकी अंगूठी चुराई है। रहीम चाचा कांपते हुए घुटनों पर गिर पड़े। नहीं जहांपनाह, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बेगुनाह हूं। वो रोने लगे। दरबार में सन्नाटा पसर गया। अकबर ने क्रोध से रहीम चाचा को देखा और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, ले जाओ इसे और तब तक कोड़े मारो जब तक ये सच न उगल दे। सिपाही रहीम चाचा को घसीटते हुए ले जाने लगे। ज्योतिषी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। लेकिन तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। ठहरिए। बीरबल की आवाज पूरे दरबार में गूंज गई। जहांपनाह, इस बेगुनाह को सजा देने से पहले क्या हम इस महान ज्योतिषी के ज्ञान की एक और परीक्षा नहीं ले सकते? अकबर, जो योजना का हिस्सा थे, उन्होंने अनजान बनते हुए पूछा, कैसी परीक्षा बीरबल? बीरबल ने ज्योतिषी की ओर देखकर कहा, पंडित जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप सितारों को पढ़ सकते हैं, भविष्य देख सकते हैं। तो आप ये तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपकी अपनी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी। ये सवाल एक तीर की तरह था। ज्योतिषी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। ये ऐसा सवाल था जिसका कोई भी जवाब उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। अगर वो कहता कि वो नहीं जानता, तो उसका सारा ज्ञान झूठा साबित हो जाता, और अगर वो कोई तारीख बताता, तो बीरबल उसे झूठा साबित कर सकता था। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और हंसते हुए बोला, ये तो बहुत ही साधारण सा सवाल है। मेरे सितारे बताते हैं कि मेरी मृत्यु आज से ठीक 1 साल बाद इसी महल के मुख्य द्वार पर फांसी लगने से होगी। और एक और रोचक बात, मेरे सितारे ये भी कहते हैं कि शहंशाह अकबर की मृत्यु मेरी मृत्यु से ठीक 1 घंटा पहले होगी। ये उसका सबसे बड़ा और आखिरी दाव था। उसने सोचा था कि अपनी मौत को शहंशाह की मौत से जोड़कर वो अपनी जान बचा लेगा, क्योंकि कोई भी राजा ये सुनकर उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा कि उसके मरने के 1 घंटे बाद वो खुद भी मर जाएगा। दरबार में बैठे सभी लोग ये सुनकर कांप गए। अकबर भी एक पल के लिए सहम गए, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वो इसी जवाब का इंतजार कर रहे थे। बीरबल जोर से हंसे, वाह पंडित जी, वाह, क्या भविष्यवाणी की है। आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। फिर वो अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, अब तो हमें इस महान ज्योतिषी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहिए। अगर इनकी मृत्यु आपसे सिर्फ 1 घंटा पहले होनी है, तो इनकी सुरक्षा आपकी सुरक्षा है। मैं तो कहता हूं कि इन्हें आज से शाही मेहमान बनाकर सबसे सुरक्षित तहखाने में बंद कर दिया जाए। वहां इन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। इन्हें शाही भोजन मिलेगा, हर सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन ये बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो गया तो मतलब आपकी जान को खतरा हो जाएगा। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और जहां तक इनकी भविष्यवाणी का सवाल है, तो उसे परखने का एक ही तरीका है।
क्यों न हम इन्हें अभी इसी वक्त फांसी दे दें? अगर इनकी भविष्यवाणी सच है तो 1 घंटे बाद आप भी नहीं रहेंगे, और अगर इनकी भविष्यवाणी झूठी है तो एक झूठे ज्योतिषी से सल्तनत को छुटकारा मिल जाएगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है, जहांपनाह। अब ज्योतिषी का चेहरा देखने लायक था। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया था। उसका अपना ही फेंका हुआ जाल अब उसी के गले का फंदा बन गया था। वो समझ गया कि वो पूरी तरह से फंस चुका है। वो तुरंत शहंशाह अकबर के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। मैं एक धोखेबाज हूं। मैंने कोई सितारे नहीं पढ़े। मैंने आपके बचपन की कहानी एक पुराने सिपाही से सुनी थी। मैं झूठ बोलकर आपको धोखा दे रहा था। रहीम चाचा बेगुनाह है। आपकी अंगूठी कहाँ है मुझे नहीं पता। मेरी जान बख्श दीजिए जहांपनाह। उसका सारा ढोंग, सारा आत्मविश्वास एक पल में हवा हो गया। अकबर गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने अपनी उंगली से अपनी वही हीरे की अंगूठी दिखाते हुए कहा, ये रही मेरी अंगूठी, धूर्त, जिसे बीरबल ने तेरी सच्चाई सामने लाने के लिए छिपाया था। अब ज्योतिषी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका पर्दाफाश हो चुका था। शहंशाह अकबर ने उस झूठे ज्योतिषी को देश निकाला दे दिया और रहीम चाचा को सम्मान के साथ बरी कर दिया। उस दिन अकबर ने यह सबक सीखा कि अंधविश्वास की नींव पर टिका ज्ञान रेत के महल की तरह होता है, जो तर्क की एक ही लहर से ढह जाता है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता इंसान का अपना विवेक और उसकी कर्म करने की शक्ति होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी आंखें और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए, क्योंकि धोखेबाज अक्सर ज्ञान का चोला पहन कर ही आते हैं। कहानी 2। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान खेल रही थी। ये वो मुस्कान थी जो अक्सर तब आती थी जब बादशाह किसी को अपनी वाक्पटुता से निरुत्तर करने के मूड में होते थे। उनके नवरत्न अपनी अपनी योग्यता और पद के अनुसार बैठे थे। तानसेन अपनी उंगलियों को सारंगी पर फेर रहे थे। टोडरमल राजस्व के किसी मसले पर झुके हुए थे और बाकी दरबारी भी अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। लेकिन बादशाह अकबर की नजरें केवल एक ही व्यक्ति पर टिकी थी, उनके सबसे प्रिय सलाहकार, मित्र और समस्या समाधान करता राजा बीरबल पर। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और सहज भाव से खड़े थे, बादशाह की इस भेद भरी मुस्कान को देख रहे थे और समझ गए थे कि आज फिर उनकी बुद्धि की कोई परीक्षा होने वाली है। दरबार में ईरान से आए एक व्यापारी द्वारा लाए गए घोड़ों की नस्ल पर चर्चा चल रही थी। एक दरबारी ने घोड़ों की वफादारी की तारीफ करते हुए कहा, हुजूर, घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो अपने मालिक के लिए जान तक दे देता है। उसकी समझदारी देखने लायक होती है। तभी एक दूसरे चापलूस दरबारी ने बात को आगे बढ़ाया, और हुजूर, गधा सबसे मूर्ख और हठी जानवर होता है। न शक्ल अच्छी न अक्ल। ये सुनते ही अकबर के मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो इस चर्चा को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बादशाह ने अपनी आवाज में नाटकीय गंभीरता लाते हुए कहा, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारी हाजिर जवाबी और तुम्हारी वफादारी के कायल हैं। तुम दिन रात सल्तनत के बोझ को अपने कंधों पर उठाए फिरते हो। तुम्हारी बातें सुनकर हमें सुकून मिलता है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। ये आपका बड़प्पन है जहांपनाह। अकबर ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा किया और फिर वो वाक्य कहा जिसने पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा ला दिया। पर बीरबल, आज तुम्हें गौर से देखने पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम गधे जैसे दिखते हो? ये सुनते ही दीवान एतास में सुई पटक सन्नाटा छा गया। तानसेन की उंगलियां सारंगी पर जम गई। टोडरमल का हिसाब किताब छूट गया और बाकी दरबारियों ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया। कुछ दरबारी, जो बीरबल से जलते थे, अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से दबाए हुए थे।
उनके चेहरों पर एक क्रूर संतुष्टि का भाव था। उन्हें लगा कि आज बादशाह ने बीरबल को उनकी सही जगह दिखाई दी। ये कोई मामूली मजाक नहीं था, ये एक भरी सभा में किया गया अपमान था। बादशाह का अपने सबसे करीबी सलाहकार को गधा कहना बहुत बड़ी बात थी। सबकी नजरें अब बीरबल पर थी। वे देखना चाहते थे कि अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर बीरबल इस सीधे और तीखे हमले का जवाब कैसे देते हैं। क्या वो गुस्सा होंगे? क्या वो अपमानित होकर दरबार छोड़ देंगे? या फिर वो चुपचाप इस जिल्लत को पी जाएंगे? बीरबल एक क्षण के लिए चुप रहे। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था, नहीं अपमान का कोई भाव। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जैसे बादशाह के कहे शब्दों के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे हों। दरबारियों को लगा कि बीरबल निरुत्तर हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। कुछ पलों की खामोशी के बाद बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर वही शांत और सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने बादशाह की ओर देखा और बहुत ही विनम्रता से कहा, जहां पनाह, आपने जो देखा वो आपकी पारखी नजरों का कमाल है, पर मैं ठहरा एक अदना सा इंसान। मुझे ये समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति में आपको एक गधे की छवि कैसे नजर आई। यदि आप थोड़ा विस्तार से समझाए तो मुझ अज्ञानी का ज्ञानवर्धन होगा। बीरबल का ये शांत और जिज्ञासु उत्तर अप्रत्याशित था। अकबर, जो एक तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे थे, बीरबल के इस ठंडे रवैये से थोड़ा चकित हुए। लेकिन अब जब उन्होंने तीर चला ही दिया था तो उसे वापस नहीं ले सकते थे। उन्होंने अपनी बात को सही ठहराने के अंदाज में कहा, क्यों नहीं बीरबल, हम जरूर समझाएंगे। देखो, गधे के कान लंबे होते हैं ताकि वो हर छोटी बड़ी आवाज सुन सके, ठीक तुम्हारी तरह जो दरबार और सल्तनत की हर खबर पर कान लगाए रखते हो। गधा दिन रात बिना थके बोझ ढोता है, ठीक तुम्हारी तरह जो सल्तनत की मुश्किलों का बोझ अपने कंधों पर उठाए फिरते हो। और गधा जब बोलता है तो उसकी आवाज दूर तक जाती है। खैर, ये तुम पर लागू नहीं होता, अकबर ने हंसते हुए कहा। कुछ चापलूस दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, वाह जहांपनाह, क्या नजरिया है, कमाल है। बीरबल ने बादशाह की हर बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर सिर झुकाकर कहा, मैं धन्य हुआ जहांपनाह कि आपने मुझमें इतने गुण देखे और मेरी तुलना एक ऐसे परिश्रमी और सहनशील प्राणी से की। लेकिन आपकी बात सुनने के बाद मेरे मन में एक दुविधा उत्पन्न हो गई है। कैसी दुविधा? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी कही बात अक्षरशः सत्य हो सकती है, पर मैं बिना जांच पड़ताल किए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुझमें और गधे में केवल समानताएं ही हैं या कोई अंतर भी है। इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए होगा। कितना समय? अकबर ने पूछा। बस 2 दिनों की मोहलत, जहांपनाह, बीरबल ने जवाब दिया। इन 2 दिनों में मैं गधों के बीच रहूंगा, उनके व्यवहार का अध्ययन करूंगा और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचूंगा कि आपकी बात कितनी सत्य है। 2 दिन बाद मैं दरबार में हाजिर होकर आपको अपना जवाब दूंगा। अकबर और दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। बीरबल इस मजाक को कितनी गंभीरता से ले रहे थे। अकबर को लगा कि ये खेल अब और भी दिलचस्प हो गया है। उन्होंने अनुमति दे दी। ठीक है बीरबल, तुम्हें 2 दिन का समय दिया जाता है। हम भी जानना चाहेंगे कि तुम्हारा अध्ययन क्या कहता है। बीरबल ने बादशाह को सलाम किया और शांत भाव से दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। एक दरबारी बोला, लगता है आज बीरबल की अक्ल घास चरने चली गई है। बादशाह के मजाक को सच मान बैठा। दूसरा बोला, अब 2 दिन गधों के साथ रहकर आएगा तो बचा खुचा दिमाग भी ठिकाने लग जाएगा। ये खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ को बीरबल के लिए बुरा लग रहा था तो कुछ उनकी आने वाली प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगले 2 दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने भी उन्हें याद नहीं किया, पर मन ही मन वह भी ये जानने के लिए बेचैन थे
कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने इन 2 दिनों में क्या किया? वो सचमुच शहर से बाहर उस जगह गए जहां धोबियों के गधे रहते थे। उन्होंने घंटों उन जानवरों को देखा, उन्हें काम करते हुए, बोझ ढोते हुए, आराम करते हुए। उन्होंने धोबियों से बात की, गधों के स्वभाव और उनकी आदतों के बारे में पूछा। पहले तो लोग उन्हें देखकर हैरान हुए, पर जब उन्हें पता चला कि वो बादशाह के हुक्म पर ये शोध कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बीरबल की मदद की। बीरबल ने एक गधे के पास बैठकर उसे प्यार से सहलाया। उन्होंने देखा कि वो जानवर कितना शांत, कितना सहनशील है। दिन भर भारी बोझ ढोने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहता। बीरबल ने मन ही मन सोचा, जहां पनाह ने सही कहा था। सहनशीलता और परिश्रम, ये गुण तो मुझ में भी होने चाहिए। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन दीवान ताश खचाखच भरा हुआ था। हर कोई बीरबल का इंतजार कर रहा था। सेठ, व्यापारी, सिपाही, दरबारी, आज हर कोई ये तमाशा देखने आया था। बादशाह अकबर भी समय पर अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। उनकी आंखों में उत्सुकता और शरारत का मिलाजुला भाव था। ठीक समय पर बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वो पूरी तरह तरोताजा लग रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई चिंता। उन्होंने आकर बादशाह को अदब से सलाम किया। आओ बीरबल, आओ, अकबर ने कहा। पूरा दरबार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बताओ, तुम्हारा शोध कैसा रहा? क्या तुम किसी नतीजे पर पहुंचे? क्या तुम मानते हो कि तुम गधे जैसे दिखते हो? पूरा दरबार हंस पड़ा। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जी जहांपनाह, मैं एक नतीजे पर पहुंच गया हूं, और मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि आपने जो कहा था वो काफी हद तक सत्य है। यह सुनकर दरबार में एक और हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल के दुश्मनों के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपनी हार मान ली है। अकबर ने हैरानी से पूछा, सच में? तो तुम मानते हो? जी आलम पनाह, बीरबल ने कहा। मैंने 2 दिन उन मूक प्राणियों के साथ बिताए और पाया कि मुझमें और उनमें कई समानताएं हैं। वे अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। मैं आपके प्रति वफादार हूं। वे दिन रात परिश्रम करते हैं, मैं सल्तनत के लिए करता हूं। वे बिना शिकायत किए बोझ ढोते हैं, मैं भी आपकी दी हुई जिम्मेदारियों का बोझ ढोता हूं। इस लिहाज से आपकी बात बिल्कुल सही थी। अकबर को अपनी जीत पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने विजयी भाव से दरबारियों की ओर देखा, लेकिन वो जानते थे कि बीरबल की बात अभी खत्म नहीं हुई है। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, लेकिन जहांपनाह, अपने 2 दिनों के गहन अध्ययन के बाद मैंने एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर भी पाया है। एक ऐसा अंतर जो इंसान को जानवर से अलग करता है। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। सबकी उत्सुकता चरम पर थी। कैसा अंतर, बीरबल? अकबर ने पूछा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी सदी हुई आवाज में बोलना शुरू किया, जो सीधे बादशाह के दिल में उतर रही थी। जहांपनाह, जब मैं किसी गधे के सामने खड़ा होता हूं, तो वो मुझे देखकर पहचान जाता है कि मैं एक इंसान हूं, गधा नहीं। वो मुझे एक इंसान के रूप में देखता है। उन्होंने एक पल का विराम लिया, दरबार में बैठे हर व्यक्ति की आंखों में झांका और फिर अपनी नजरें सीधे बादशाह अकबर पर टिका दी। परंतु जहांपनाह, जब कोई गधा किसी दूसरे गधे को देखता है, तो उसे सामने वाला भी गधा ही नजर आता है। ये वाक्य जैसे ही खत्म हुआ, दरबार में एक गहरा, भेदने वाला सन्नाटा छा गया। हवा जैसे जम सी गई। हर कोई बीरबल के कहे वाक्य के असली मतलब को समझने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, पर उनका संदेश शीशे की तरह साफ था। उन्होंने सीधे सीधे बादशाह को गधा नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से यह बता दिया था कि अगर बादशाह को बीरबल में गधा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। जो दरबारी अभी कुछ पल पहले ठाके लगा रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी हंसी उनके गले में ही अटक गई।
उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल ने क्या बाजी पलटी है। उन्होंने बादशाह के ही तीर को उन्हीं की तरफ मोड़ दिया था, वो भी बिना किसी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किए। बादशाह अकबर, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, एक पल के लिए निशब्द रह गए। बीरबल के इस जवाब की गहराई ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। पहले तो उनके चेहरे पर हैरानी आई, फिर समझ, और फिर एक जोरदार ठहाका। अकबर इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। वो अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल के पास आए। वाह बीरबल, वाह, उन्होंने हंसते हुए कहा। मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी को। क्या जवाब दिया है? तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मुझे एक बहुत बड़ा सबक भी सिखा दिया। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार लोहे की तलवार से ज्यादा तेज और असरदार होती है। अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया। हम अपने शब्द वापस लेते हैं बीरबल। तुम गधे जैसे नहीं, बल्कि तुम तो बीरबल जैसे ही दिखते हो, और तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। ये देखकर उन दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए, जो बीरबल का अपमान होते देख खुश हो रहे थे। उन्हें अपनी छोटी सोच पर पछतावा हो रहा था। बादशाह ने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, आज सब लोग कान खोलकर सुन लें। शब्द बाण की तरह होते हैं, एक बार मुंह से निकल जाए तो वापस नहीं आते। मजाक और अपमान के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। आज बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस अपमान को भी एक सम्मानजनक जवाब में बदल दिया। पर हर कोई बीरबल नहीं होता, इसलिए बोलने से पहले सोचना एक शासक का ही नहीं, बल्कि हर इंसान का पहला कर्तव्य है। उस दिन के बाद किसी भी दरबारी ने बीरबल से उलझने की हिम्मत नहीं की, और बादशाह अकबर ने भी अपने प्रिय मित्र से कोई ऐसा मजाक नहीं किया जो अपमान की सीमा को लांघता हो। यह कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, एक ऐसे बुद्धिमान जवाब की मिसाल के तौर पर, जिसने न केवल अपमान का बदला लिया, बल्कि सामने वाले को उसकी गलती का एहसास भी करा दिया, वो भी बिना किसी कड़वाहट के। और यह साबित कर दिया कि बीरबल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक का दूसरा नाम है। कहानी 3। आगरा के किले में सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। दीवान-ए-ताश में अंगीठियां दहक रही थी, जिनकी गर्मी मखमली पर्दों और कीमती कालीनों में बसकर माहौल को आरामदायक बना रही थी। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर वो रोज वाली चमक नहीं थी। उनकी नजरें बार बार दरबार के मुख्य द्वार की ओर उठ रही थी, जैसे वह किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। वो इंतजार कर रहे थे अपने सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल का। लेकिन आज बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन हर चीज में एक सूनापन था। बीरबल के बिना दरबार ऐसा लग रहा था जैसे किसी लजीज पकवान में नमक ही न हो। न कोई हास्य, न कोई चतुराई भरी बातें, और न ही मुश्किल मसलों पर कोई सुलझा हुआ नजरिया। अकबर ने अपने एक खास दरबारी से पूछा, राजा बीरबल आज दरबार में क्यों उपस्थित नहीं हुए? क्या वो अस्वस्थ है? दरबारी ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हमने पता करवाया था। वो स्वस्थ तो है, पर उन्होंने संदेश भिजवाया है कि वो आज दरबार में नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर अकबर को थोड़ा आश्चर्य और थोड़ी झुंझलाहट हुई। बीरबल बिना किसी ठोस वजह के कभी दरबार से गैरहाजिर नहीं रहते थे। जरूर कोई गंभीर बात होगी। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद भी अकबर के मन को चैन नहीं मिला। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सिपह सालार मान सिंह को बुलाया और कहा, मान सिंह, तुम अभी इसी वक्त बीरबल के घर जाओ और पता करो कि आखिर माजरा क्या है। वो दरबार में क्यों नहीं आए? अगर वो किसी परेशानी में है तो उनकी हर संभव मदद करो और उन्हें हमारा संदेश दो कि हमें उनकी कमी महसूस हो रही है। मान सिंह तुरंत बीरबल के निवास की ओर चल पड़े। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। लगभग एक हफ्ता पहले, उस दिन दरबार में फारस, आज का ईरान, से एक राजदूत आया था। वो अपने साथ शाह तहमास्प का एक खास पैगाम
और कुछ बेशकीमती तोहफे लेकर आया था। शाह तहमास्प अकबर के पिता हुमायूं के मित्र थे और मुगल सल्तनत से उनके गहरे संबंध थे। फारसी राजदूत, जिसका नाम मिर्जा जमान बेग था, एक बेहद घमंडी और बदमिजाज किस्म का इंसान था। उसे अपनी फारसी तहजीब, अपनी भाषा और अपनी अक्ल पर बहुत नाज था। वो हिंदुस्तान के लोगों को खुद से कमतर समझता था। दरबार में उसका भव्य स्वागत किया गया, तोहफों का आदान प्रदान हुआ और फिर सल्तनत के मसलों पर चर्चा होने लगी। मिर्जा जमान बेग ने अपनी बातचीत के दौरान कई बार हिंदुस्तानी दरबारियों की अक्ल और उनकी समझ पर दबे छिपे लहजे में तंज कसे। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे, इस राजदूत के अहंकार को भाप गए थे। चर्चा के दौरान मिर्जा जमान बेग ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान सलाहकार है, खासकर आपके नवरत्न। हमारे शाह भी आपकी न्यायप्रियता और आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता की बहुत तारीफ करते हैं। अकबर ने गर्व से कहा, यह सच है मिर्जा, हमारे नवरत्न अपनी अपनी कला में माहिर हैं। मिर्जा जमान बेग ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने आपके सलाहकार बीरबल की चतुराई के बहुत किस्से सुने हैं। क्या मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? मैं भी तो देखूं कि इन किस्सों में कितनी सच्चाई है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर अनुमति दे दी। उन्हें अपनी बीरबल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। मिर्जा जमान बेग अपनी जगह से उठा और बीरबल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने ऊपर से नीचे तक बीरबल को ऐसे देखा जैसे कोई पारखी किसी मामूली पत्थर को देख रहा हो। तो आप है राजा बीरबल, उसने अपनी रौबदार आवाज में कहा। आपकी वेशभूषा तो बड़ी साधारण है। खैर, मेरा पहला सवाल यह है कि आपके बादशाह और मेरे शाह में से कौन ज्यादा महान है? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल था। अगर बीरबल अकबर को महान बताते तो ये मेहमान राजदूत का अपमान होता, और अगर वो फारस के शाह को महान बताते तो ये अपने बादशाह की तौहीन होती। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आपके शाह चांद की तरह है, जिनकी चमक और शीतलता पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये सुनकर मिर्जा जमान बेग का चेहरा गर्व से चमक उठा। लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और हमारे बादशाह सलामत सूरज की तरह है, जिनका तेज और प्रताप पूरी दुनिया को रोशन करता है। अब आप ही बताइए, चांद और सूरज में कौन ज्यादा महान है? दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। ये जवाब सुनकर पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर भी मन ही मन बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। मिर्जा जमान बेग का मुंह थोड़ा उतर गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा, ये बताओ, भगवान क्या खाता है, क्या पहनता है और कहाँ रहता है? ये एक और मुश्किल सवाल था, जिसका मकसद बीरबल को निरुत्तर करना था। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, भगवान भक्तों का दुख खाता है, लज्जा का पर्दा पहनता है और श्रद्धालुओं के मन में रहता है। इस दार्शनिक जवाब ने मिर्जा जमान बेग को और भी निरुत्तर कर दिया। उसकी झुंझलाहट अब साफ दिखाई दे रही थी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि एक हिंदुस्तानी उसे इस तरह जवाब दे रहा है। अपने अहंकार में चूर वो अपनी असलियत पर उतर आया। उसने बीरबल का अपमान करने की ठान ली। वो जोर से हंसा और पूरे दरबार को सुनाते हुए बोला, हाँ, ये सब तो किताबी बातें हैं। मुझे लगा था कि तुम सच में बुद्धिमान हो, पर तुम्हारी और मेरे गधे की अक्ल में मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आता। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक सीधा और बहुत बड़ा अपमान था। एक विदेशी राजदूत ने बादशाह के सबसे प्रिय सलाहकार की तुलना एक गधे से कर दी थी। बीरबल के दुश्मनों, जैसे मुल्ला दो प्याजा, के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल की सारी हैकड़ी निकल जाएगी। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर खड़े हो गए। मेहमान का अपमान करना उनकी तहजीब के खिलाफ था।
वरना वो एक ही पल में उस घमंडी राजदूत का सिर कलम कर देते। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। उन्हें लगा कि बीरबल इसका कोई करारा जवाब देंगे, लेकिन सबको हैरान करते हुए बीरबल शांत रहे। उनके चेहरे पर क्रोध की एक भी रेखा नहीं उभरी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मिर्जा जमान बेग की ओर देखा, एक हल्की सी अर्थहीन मुस्कान दी और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। उनका ये मौन, उनकी ये चुप्पी किसी भी तीखे जवाब से ज्यादा अपमानजनक थी। मिर्जा जमान बेग को लगा जैसे बीरबल ने उसे कोई कीड़ाम कोड़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया है। उसका अहंकार और भी भड़क उठा, पर वो कुछ कर नहीं सका। उस दिन के बाद बीरबल बदल गए। दरबार में आते पर चुपचाप बैठे रहते, किसी चर्चा में हिस्सा नहीं लेते, किसी सवाल का जवाब नहीं देते। उनकी आंखों की चमक, उनकी हाजिर जवाबी सब जैसे कहीं खो गई थी। अकबर ने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, पर बीरबल बस इतना कहते, सब ठीक है जहांपना। और फिर एक हफ्ते बाद उन्होंने दरबार आना ही बंद कर दिया। अब हम कहानी में वापस वही आते हैं जहां मान सिंह बीरबल के घर पहुंचे थे। बीरबल अपने बगीचे में शांत बैठे कुछ सोच रहे थे। मान सिंह ने उन्हें बादशाह का संदेश दिया। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, मान सिंह, बादशाह से कहना कि मैं उनका सेवक हूं, पर शायद अब मैं उनकी सेवा के लायक नहीं रहा। मेरी बुद्धि ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं अब पहले जैसा बीरबल नहीं रहा। मान सिंह ने हैरान होकर पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? राजा साहब, आपकी बुद्धि का तो पूरा हिंदुस्तान लोहा मानता है। बीरबल ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मान सिंह, उस दिन उस फारसी राजदूत ने मुझे मेरी असलियत दिखा दी। शायद मुझमें और एक गधे में सचमुच कोई फर्क नहीं है। मैं अब दरबार आकर बादशाह का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मान सिंह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वो समझ गए कि बीरबल उस अपमान को दिल से लगा बैठे हैं। उन्होंने लौटकर सारी बात बादशाह अकबर को बताई। अकबर को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उस दिन बीरबल की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका गहरा आहत होना था। उन्होंने अपने सबसे अनमोल रत्न को ठेस पहुंचने दी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो उस घमंडी राजदूत को सबक सिखाएंगे और बीरबल का सम्मान वापस दिलाएंगे। अगले दिन अकबर ने मिर्जा जमान बेग को एक निजी दावत पर आमंत्रित किया। दावत के दौरान अकबर ने जानबूझकर बुद्धिमानी और मूर्खता पर चर्चा छेड़ दी। अकबर ने कहा, मिर्जा साहब, हम एक अजीब दुविधा में फंस गए हैं। हमारे राज्य में 2 गांव है, एक गांव बुद्धिमानों का है और दूसरा गांव मूर्खों का। हमें दोनों गांवों से बराबर लगान वसूल करना होता है। आप बताइए, हमें किस गांव से लगान वसूलने में ज्यादा आसानी होगी? मिर्जा जमान बेग ने तुरंत अपनी अक्ल का प्रदर्शन करते हुए कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है जहांपना? जाहिर है बुद्धिमानों के गांव से। मूर्ख तो बहाने बनाएंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन बुद्धिमान लोग आपकी सल्तनत के नियमों को समझेंगे और आसानी से लगान दे देंगे। अकबर मुस्कुराए, आपका कहना सही है मिर्जा। फिर अकबर ने कहा, अच्छा एक और बात बताइए। हमारे अस्तबल में 2 घोड़े हैं। एक फारसी नस्ल का है, बेहतरीन और समझदार। दूसरा एक मामूली हिंदुस्तानी टट्टू है, अड़ियल और बेवकूफ। हमें दोनों को एक मुश्किल पहाड़ी रास्ते पर ले जाना है। आप बताइए, कौन सा घोड़ा आसानी से रास्ता पार कर लेगा? मिर्जा जमान बेग ने फिर गर्व से कहा, बेशक फारसी घोड़ा। उसकी समझदारी उसे मुश्किल रास्ते पर भी सही सलामत ले जाएगी। टट्टू तो कहीं भी अड़कर खड़ा हो जाएगा। अकबर ने सिर हिलाया, वाह मिर्जा साहब, आपकी समझ की दाद देनी पड़ेगी। ये सब बातचीत बादशाह के खास मुंशी द्वारा कलमबद्ध की जा रही थी। 2 दिन बाद अकबर ने मिर्जा जमान बेग को दरबार में बुलाया। पूरा दरबार खचाखच भरा था। अकबर ने बीरबल को भी विशेष रूप से बुलवाया था। बीरबल आए,
पर हमेशा की तरह चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए। अकबर ने मिर्जा जमान बेग से कहा, मिर्जा साहब, आपकी बुद्धिमानी से हम बहुत प्रभावित हुए हैं, इसलिए हमने फैसला किया है कि हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक काम सौंपेंगे। मिर्जा जमान बेग खुशी से फूल गया। अकबर ने कहा, हमारे राज्य के पास गधों की बहुत कमी हो गई है। हमें अपनी सेना के लिए और सामान ढोने के लिए अच्छे, समझदार गधों की जरूरत है। चूंकि आपके शाह की सल्तनत बेहतरीन जानवरों के लिए जानी जाती है, हम चाहते हैं कि आप फारस से हमारे लिए 100 अव्वल दर्जे के गधे खरीद कर लाएं। ये सुनते ही मिर्जा जमान बेग का चेहरा उतर गया। एक राजदूत को गधे खरीदने का काम, ये तो उसका अपमान था, पर वो बादशाह के हुक्म को टाल नहीं सकता था। अकबर ने आगे कहा, और सुनिए, हमें सिर्फ गधे नहीं चाहिए, हमें समझदार गधे चाहिए। इसलिए आपको हर गधे की अक्ल की परीक्षा लेनी होगी। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मूर्ख और अड़ियल न हों। अब तो मिर्जा जमान बेग के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। गधों की अक्ल की परीक्षा, ये कैसा काम था? इससे पहले कि वो कुछ कहता, अकबर ने दरबार में मौजूद मुंशी को बुलाया और कहा, मुंशी जी, मिर्जा साहब ने 2 दिन पहले जो बुद्धिमत्तापूर्ण बातें कही थी, उन्हें जरा पढ़कर सुनाइए। मुंशी ने पढ़ना शुरू किया। मिर्जा जमान बेग के अनुसार बुद्धिमानों से काम करवाना आसान होता है, जबकि मूर्खों से काम करवाना मुश्किल, और समझदार जानवर मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से पार कर लेते हैं, जबकि बेवकूफ जानवर अड़ जाते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए मिर्जा से कहा, देखिए मिर्जा साहब, ये आपके ही शब्द हैं। चूंकि आप इतने बुद्धिमान हैं, आपके लिए समझदार गधों को पहचानना और उनसे काम करवाना बहुत आसान होगा। आप जैसे समझदार व्यक्ति के लिए ये काम चुटकियों का खेल है, लेकिन अगर हम ये काम किसी मूर्ख को सौंपते तो वो जरूर इसमें असफल हो जाता। अब मिर्जा जमान बेग पूरी तरह से फंस चुका था। अकबर ने उसी के शब्दों को उसी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर लिया था। अगर वो ये काम करने से मना करता तो वो खुद को मूर्ख साबित करता, क्योंकि उसके ही अनुसार मूर्ख लोग ही काम से जी चुराते हैं। और अगर वो ये काम करता तो एक राजदूत होकर गधों का सौदागर बनना उसके लिए किसी जिल्लत से कम नहीं था। पूरा दरबार, जो उस दिन बीरबल के अपमान पर चुप था, आज दबी जुबान में हंस रहा था। मिर्जा जमान बेग का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। उसे समझ आ गया था कि ये सब बीरबल के अपमान का बदला लेने के लिए किया जा रहा है। तभी बीरबल, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने बादशाह को सलाम किया और फिर मिर्जा जमान बेग की ओर मुड़े। उनकी आवाज में वही पुरानी खनक और आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं मिर्जा साहब की इस मुश्किल में कुछ मदद करना चाहता हूं। सब हैरान होकर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने मिर्जा जमान बेग से कहा, मिर्जा साहब, आप एक सम्मानित राजदूत हैं। गधों के बीच जाकर उनकी परीक्षा लेना आपको शोभा नहीं देता। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मिर्जा जमान बेग ने अविश्वास से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। आखिरकार, जैसा कि आपने उस दिन भरे दरबार में कहा था, मुझमें और एक गधे में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए अपने जैसे प्राणियों को पहचानने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं आसानी से समझदार और मूर्ख गधों में फर्क कर पाऊंगा। यह काम मेरे लिए एकदम उपयुक्त है। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल ने वही अपमानजनक शब्द जो मिर्जा ने उनके लिए इस्तेमाल किया था, उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके वापस उसी पर दे मारा था। ये एक ऐसा मीठा बदला था जिसमें न कोई तलवार थी, न कोई कड़वाहट, पर उसकी चोट किसी भी घाव से ज्यादा गहरी थी। मिर्जा जमान बेग का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने भरे दरबार में बीरबल से हाथ जोड़कर माफी मांगी।
मुझे माफ कर दीजिए राजा बीरबल, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आया कि सच्ची बुद्धिमानी शोर मचाने में नहीं, बल्कि आपके जैसे शांत और गहरे ज्ञान में होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर उसे माफ कर दिया और कहा, अपमान का बदला अपमान से लेना हमारा तरीका नहीं मिर्जा साहब। असली बदला तो वो है जो सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा दे और उसे एक बेहतर इंसान बना दे। उस दिन के बाद बीरबल फिर से अपने पुराने रंग में लौट आए। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से दरबार फिर से गुलजार हो गया और ये कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई कि कैसे धैर्य और बुद्धि से सबसे बड़े अपमान का भी एक ऐसा मीठा बदला लिया जा सकता है जो दुश्मन को शर्मिंदा भी कर दे और उसे सही सबक भी सिखा दे। कहानी 4। शहंशाह अकबर का दरबार सिर्फ हिंदुस्तान की सल्तनत का केंद्र नहीं था, बल्कि ये बुद्धिमत्ता, ईर्ष्या, दोस्ती और दुश्मनी की अनगिनत कहानियों का मंच भी था। इस मंच का सबसे चमकदार सितारा था बीरबल, जिसकी बुद्धि का लोहा शहंशाह अकबर ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान मानता था। बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने उसे शहंशाह का सबसे खास बना दिया था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां भी होती है। दरबार में ऐसे कई मंत्री और दरबारी थे जो बीरबल की इस शोहरत और शहंशाह से उसकी नजदीकी से जलते थे। वे हर पल इसी मौके की तलाश में रहते कि कैसे बीरबल को शहंशाह की नजरों में नीचा दिखाया जाए, कैसे उसे अपमानित किया जाए। ये कहानी भी एक ऐसी ही सोची समझी साजिश की है, एक ऐसी कोशिश की जहां बीरबल के दुश्मनों ने उसे अपमानित करने के लिए एक ऐसा जाल बुना जिससे निकल पाना लगभग नामुमकिन था। बरसात का मौसम था। आगरा की गलियां बारिश में धुली हुई थी और मौसम में एक ठंडी ताजगी थी। लेकिन शहंशाह अकबर के दरबार का माहौल गर्म था। बीरबल ने हाल ही में एक बहुत ही पेचीदा सीमा विवाद को अपनी चतुराई से सुलझाया था, जिससे सल्तनत को बिना युद्ध किए एक बड़ा इलाका वापस मिल गया था। शहंशाह अकबर बीरबल से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने भरे दरबार में अपनी कीमती मोतियों की माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी और ऐलान किया, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सल्तनत की सबसे बड़ी दौलत है। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे दोस्त और भाई भी हो। ये सम्मान देखकर जहां कुछ दरबारियों ने खुशी से तालियां बजाई, वहीं कुछ के सीने पर सांप लौट गए। इन जलने वालों का सरगना था मीर कासिम, जो शहंशाह का एक पुराना और विश्वास पात्र मंत्री था। मीर कासिम खुद को बीरबल से ज्यादा योग्य समझता था, लेकिन बीरबल के आने के बाद से दरबार में उसका रुतबा कम हो गया था। उसके साथ थे 2 और दरबारी, शहबाज खान और मुल्ला इनायत, जो बीरबल की तरक्की से हमेशा खार खाते थे। उस रात मीर कासिम ने शहबाज खान और मुल्ला इनायत को अपने महल में एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया। बहुत हो गया, मीर कासिम ने गुस्से से मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, ये कल का आया छोकरा महेशदास आज बीरबल बनकर हम सबके सिर पर नाच रहा है। शहंशाह उसकी बातों में ऐसे आते हैं जैसे उसने उन पर कोई जादू कर दिया हो। हमें कुछ करना होगा। शहबाज खान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं मीर साहब? उसकी बुद्धि के आगे तो बड़े बड़े पानी भरते हैं। हर बार हम उसे फंसाने की कोशिश करते हैं और हर बार वो अपनी चतुराई से साफ निकल जाता है। तभी मुल्ला इनायत, जो अपनी कुटिल बुद्धि के लिए जाना जाता था, मुस्कुराया। इस बार ऐसा नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। इस बार हम उसकी बुद्धि पर नहीं, उसके आत्मसम्मान पर वार करेंगे। हम उसे ऐसा काम करने पर मजबूर करेंगे जिसे करने के बाद वो खुद ही शहंशाह की नजरों में गिर जाएगा। हम उसे सरेआम अपमानित करेंगे। मीर कासिम और शहबाज खान उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। मुल्ला इनायत ने अपनी योजना बताई। मैंने सुना है कि कल शहंशाह अकबर बीरबल के साथ यमुना नदी के किनारे सैर पर जाने वाले हैं। हम एक ऐसा नाटक रचेंगे
जिसे देखकर शहंशाह को भी बीरबल पर क्रोध आ जाएगा। उसने अपनी योजना विस्तार से समझाई। योजना सुनकर मीर कासिम की आंखों में एक दुष्ट चमक आ गई। वाह मुल्ला, क्या योजना है! इस बार ये बीरबल नहीं बचेगा। इस बार उसका घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। तीनों ने मिलकर उस साजिश को अंजाम देने की कसम खाई। उन्हें यकीन था कि उनकी ये चाल बीरबल के सारे मान सम्मान को एक ही झटके में खत्म कर देगी। अगले दिन जैसा कि योजना थी, शहंशाह अकबर और बीरबल यमुना के किनारे टहल रहे थे। मौसम बहुत सुहावना था। ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी शांत था। दोनों सल्तनत के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी कुछ दूर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो नदी के किनारे बैठा जोर जोर से रो रहा था। वो फटे पुराने कपड़ों में था और देखने में बहुत गरीब और दुखी लग रहा था। अकबर एक रहमदिल बादशाह थे। अपनी प्रजा को दुखी देखकर वो खुद भी दुखी हो जाते थे। वो उस आदमी के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या बात है भाई, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या कोई तकलीफ है? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो आदमी, जो असल में मीर कासिम का ही एक प्यादा था, शहंशाह को देखकर उनके पैरों में गिर पड़ा। अन्नदाता, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। वो फूट फूट कर रोते हुए बोला, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी सारी जमा पूंजी इसी नदी में गिर गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या गिरा तुम्हारा? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात? बताओ हमें, हम तुम्हें उससे ज्यादा दे देंगे। आदमी ने सिर हिलाया, नहीं जहांपनाह, उससे भी कीमती चीज। मेरा एक छोटा सा बटुआ था जिसमें मेरे पुरखों की दी हुई 5 सोने की मोहरें थी। वही मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। मैं नाव से नदी पार कर रहा था कि अचानक नाव हिली और बटुआ मेरे हाथ से छूटकर इसी जगह पानी में गिर गया। ये सुनकर शहंशाह को उस पर और तरस आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, इस गरीब की मदद करनी चाहिए। सिपाहियों को बुलाओ और गोताखोरों को हुक्म दो कि वे नदी में से इसका बटुआ ढूंढकर निकालें। बीरबल को उस आदमी का व्यवहार कुछ अजीब लग रहा था। उसकी आंखों में दुख से ज्यादा चालाकी दिख रही थी। बीरबल समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। तभी, जैसा कि योजना का हिस्सा था, मीर कासिम, शहबाज खान और मुल्ला इनायत भी संयोगवश टहलते हुए वहां पहुंच गए। मीर कासिम ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, इस बेचारे की किस्मत ही खराब है। यमुना नदी इस जगह बहुत गहरी है। गोताखोरों को वो छोटा सा बटुआ मिलना लगभग नामुमकिन है। मुल्ला इनायत ने बात आगे बढ़ाई, मीर साहब ठीक कह रहे हैं, और अगर बटुआ मिल भी गया तो क्या पता वो इसी का है। कोई भी लालच में कह सकता है कि ये बटुआ उसका है। अब मीर कासिम ने अपना असली दाव खेला। उसने बीरबल की ओर व्यंग्य से देखते हुए कहा, वैसे हमारे पास तो बीरबल जैसा ज्ञानी और बुद्धिमान मंत्री है। कहते हैं, इनके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ये चाहें तो पलक झपकते ही कोई भी समस्या सुलझा सकते हैं। उसने सीधे बीरबल को चुनौती दी, क्यों बीरबल जी, आप तो बड़े ज्ञानी बनते हैं। क्या आप इस गरीब का बटुआ नदी से नहीं निकाल सकते? या फिर आपकी बुद्धिमानी सिर्फ दरबार की चारदीवारी तक ही सीमित है? ये एक सीधा अपमान था। शहबाज खान और मुल्ला इनायत भी मुस्कुराते हुए बीरबल को देखने लगे। वे जानते थे कि बीरबल भला नदी में कूदकर बटुआ कैसे ढूंढेगा, और अगर वो मना करता है तो वे उसे डरपोक और अहंकारी साबित कर देंगे, जो एक गरीब की मदद नहीं करना चाहता। अकबर भी इस स्थिति में कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें भी ये चुनौती बीरबल के लिए अपमानजनक लगी, लेकिन मीर कासिम ने इसे मदद के पर्दे में लपेटकर पेश किया था। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल के चेहरे पर एक पल के लिए भी घबराहट नहीं आई। वो उन तीनों की आंखों में छिपी साजिश को साफ साफ पढ़ सकते थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो इस अपमान का जवाब अपनी बुद्धि से देंगे, गुस्से से नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बड़े ही शांत भाव से बोले, मीर कासिम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहांपनाह की सेवा
और उनकी प्रजा की मदद करना मेरा पहला कर्तव्य है। मैं इस गरीब आदमी का बटुआ जरूर ढूंढूंगा। ये सुनकर वे तीनों चौंक गए। उन्हें लगा था कि बीरबल कोई बहाना बनाएगा। बीरबल उस रोते हुए आदमी के पास गए और बोले, भाई, तुम मुझे ठीक ठीक वो जगह बताओ जहां तुम्हारा बटुआ गिरा था। आदमी ने कांपते हुए हाथ से नदी में एक जगह की ओर इशारा कर दिया। ठीक है, बीरबल ने कहा। फिर वो शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, मुझे बस एक चीज की जरूरत है। क्या? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, एक तलवार। तलवार? नदी से बटुआ निकालने के लिए तलवार का क्या काम? दरबारियों को लगा कि बीरबल शायद सदमे में आ गए हैं। मीर कासिम और उसके साथी मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल अब कोई नाटक करके अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने अपने एक अंगरक्षक को तलवार देने का इशारा किया। बीरबल ने वो भारी तलवार अपने हाथ में ली, उसे म्यान से बाहर निकाला। सूरज की रोशनी में तलवार की धार चमक उठी और फिर बीरबल ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बीरबल तलवार लेकर सीधे नदी के किनारे गए। उन्होंने अपनी नजरें पानी पर गड़ा दी, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। फिर वो अचानक चिल्लाए, रुक जाओ, वहीं रुक जाओ जहां हो। सब हैरान थे कि बीरबल किससे बात कर रहे हैं। वहां तो कोई नहीं था। बीरबल ने अपनी तलवार पानी की सतह पर रखते हुए नदी को संबोधित करते हुए कहा, ए यमुना नदी, सुनो हमारा आदेश। शहंशाह अकबर के दरबार के एक गरीब आदमी का बटुआ तुम्हारे अंदर गिर गया है। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम फौरन वो बटुआ वापस कर दो। ये दृश्य देखकर मीर कासिम और उसके साथी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्हें लगा कि बीरबल पागल हो गए हैं। वे शहंशाह को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, आपका सबसे बुद्धिमान मंत्री कैसी बचकानी हरकतें कर रहा है। अकबर भी हैरान थे, लेकिन वो चुप रहे। उन्हें बीरबल पर भरोसा था। बीरबल ने और ऊंची आवाज में कहा, नदी, क्या तुमने सुना नहीं? अगर तुमने ईमानदारी से बटुआ वापस नहीं किया तो हमें मजबूरन तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। हम शहंशाह से कहकर तुम्हारे पानी को 2 हिस्सों में बंटवा देंगे और तुम्हें हमेशा के लिए सुखा देंगे। ये कहकर बीरबल ने अपनी तलवार से पानी पर एक लकीर खींच दी, मानो वो नदी को 2 भागों में काट रहे हों। अब बीरबल उस रोते हुए आदमी की ओर मुड़े। देखो भाई, उन्होंने कहा, नदी ने तो अपनी सफाई दे दी है। वो कह रही है कि उसने तुम्हारा बटुआ नहीं चुराया है। वो कसम खा रही है कि अगर बटुआ उसके पास होता तो वो अब तक वापस कर देती। बीरबल ने आगे कहा, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सच्चा और झूठा पता लगाने का। नदी कह रही है कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम पानी में हाथ डालकर खुद अपना बटुआ निकाल सकते हो। सच्चे इंसान को नदी कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर तुम झूठे हो और तुमने हमसे झूठ बोला है तो जैसे ही तुम्हारा हाथ पानी में जाएगा, नदी तुम्हें अंदर खींच लेगी और तुम्हारा झूठ हमेशा के लिए दफन कर देगी। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बुरी तरह घबरा गया। वो था तो एक झूठा और लालची इंसान, जिसे कुछ मोहरों के बदले ये नाटक करने के लिए भेजा गया था। उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। बीरबल ने उसकी आंखों में डर पथ लिया। उन्होंने अपनी आवाज और कठोर करते हुए कहा, तो बोलो, क्या तुम सच्चे हो? क्या तुम नदी में हाथ डालने के लिए तैयार हो? या तुम एक झूठे हो जिसने शहंशाह का कीमती वक्त बर्बाद किया और बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश में हिस्सा लिया? उस आदमी के हाथ पैर कांपने लगे। वो जानता था कि वो पकड़ा गया है। वो तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मेरा कोई बटुआ नहीं गिरा है, मैं तो एक झूठा हूं। मुझे मीर कासिम साहब, शहबाज खान और मुल्ला इनायत ने ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने मुझे 10 सोने की मोहरें देने का वादा किया था। जैसे ही उस आदमी ने तीनों का नाम लिया, मीर कासिम, शहबाज खान
और मुल्ला इनायत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे सफेद पड़ गए। वे भागने की कोशिश करते, उससे पहले ही अकबर के अंगरक्षकों ने उन्हें घेर लिया। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके ही मंत्री इतनी नीची हरकत कर सकते हैं। तुम्हारी ये हिम्मत, अकबर गरजे, तुमने न सिर्फ बीरबल को बल्कि हमें और हमारे न्याय को भी अपमानित करने की कोशिश की है। तुमने एक गरीब का इस्तेमाल करके अपनी ईर्ष्या की आग को बुझाने की कोशिश की। तुम्हारी सजा तो मौत है। तीनों दरबारी शहंशाह के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगे। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने शहंशाह से कहा, जहां पनाह, इन्हें मारने से कुछ हासिल नहीं होगा। इनकी सबसे बड़ी सजा इनकी हार और इनका अपमान है। आपने इन्हें ऊंचा पद और सम्मान दिया, लेकिन ये उसकी कीमत नहीं समझ पाए। बीरबल ने उन तीनों की ओर देखकर कहा, तुमने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने ये नहीं समझा कि सम्मान पदों या मालाओं से नहीं मिलता। सम्मान मिलता है अपने चरित्र, अपनी ईमानदारी और अपनी बुद्धि के सही इस्तेमाल से। तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल एक अच्छी साजिश रचने में किया, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि सच की तलवार के आगे झूठ की हर ढाल टूट जाती है। अकबर ने बीरबल की बात मानी। उन्होंने उन तीनों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया और उन्हें 1 साल के लिए राज्य के सबसे दूर दराज के गांव में एक साधारण नागरिक की तरह रहने की सजा सुनाई, ताकि वे समझ सके कि असली सम्मान क्या होता है। शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुमने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि तुमने हमें यह भी सिखाया कि सबसे बड़े दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दरबार में ईर्ष्या के रूप में छिपे हो सकते हैं। तुमने अपमान का जवाब अपमान से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से देकर अपने कद को और भी ऊंचा कर लिया है। उस दिन के बाद दरबार में किसी ने भी बीरबल को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। सब समझ गए थे कि बीरबल की बुद्धि एक ऐसी ढाल है जिसे ईर्ष्या और साजिश के कोई भी हथियार भेद नहीं सकते। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसका जवाब गुस्से या नफरत से नहीं, बल्कि अपनी शांति और विवेक से देना चाहिए, क्योंकि सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को और बेहतर साबित करने में होती है। कहानी 5। आगरा का मुख्य बाजार अपनी पूरी रौनक पर था। सुबह का सूरज आसमान में चढ़ रहा था और उसकी सुनहरी किरणें दुकानों पर सजे सामानों पर पड़कर उन्हें और भी चमका रही थी। कहीं मसालों की तीखी महक थी, तो कहीं इत्र की मीठी खुशबू। कारीगर अपने औजारों से कलाकृतियां गढ़ रहे थे। व्यापारी ऊंची आवाज में अपने माल का बखान कर रहे थे और खरीदारों की भीड़ इस कोलाहल में अपनी जगह बना रही थी। इसी भीड़ में एक साधारण सा मजदूर, मोहन, अपने कंधे पर अनाज की एक भारी बोरी उठाए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपककर उसकी आंखों में जा रही थी, जिन्हें वो अपनी आस्तीन से पोंछ लेता। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर अपनी मेहनत से 2 वक्त की रोटी कमाने की संतुष्टि भी थी। उसका ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल पर था, जहां उसे ये बोरी पहुंचाकर अपनी दिन की मजदूरी लेनी थी। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके कंधे पर रखी भारी बोरी एक तरफ झुकी और उसका एक कोना वहां से गुजर रहे एक भव्य रेशमी वस्त्र पहने सेठ से जा टकराया। वो सेठ कोई और नहीं, बल्कि आगरा का सबसे अमीर और अहंकारी व्यापारी सेठ धनीराम था। धनीराम अपने 2 अंगरक्षकों के साथ बाजार में अपनी शान दिखाने निकला था। उसके रेशमी अंगरखे पर की गई सोने की कारीगरी सूरज की रोशनी में चमक रही थी और उसकी उंगलियों में पहनी हीरे की अंगूठियां उसकी दौलत का मौन प्रदर्शन कर रही थी। बोरी का कोना लगते ही धनीराम ऐसे उछला मानो किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसने घृणा से अपने कीमती वस्त्र को झाड़ा और अपनी खून से लाल आंखों से मोहन को घूरा। अंधा है क्या,
वो गरजा, देखकर नहीं चल सकता? जानता है ये लिबास कितने का है? तेरी 7 पुश्तें भी मिलकर इसे खरीद नहीं सकती। मोहन ने जल्दी से खुद को संभाला और बोरी को नीचे रखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आवाज में डर और सम्मान दोनों था। क्षमा करे सेठ जी, भूल हो गई। मेरा पैर पत्थर से टकरा गया था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन धनीराम का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसे एक मामूली मजदूर का उसे छूना भी अपना घोर अपमान लगा। बाजार में सैकड़ों लोगों की नजरें अब उन पर थी और ये बात धनीराम के घमंड को और हवा दे रही थी। चुप रह, नीच कही के, वो चिल्लाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जबान लड़ाने की? तू मुझे सिखाएगा कि क्या जानबूझकर हुआ और क्या भूल से? और इससे पहले कि मोहन कुछ और कह पाता, धनीराम ने अपना भारी हाथ हवा में उठाया और पूरी ताकत से एक तमाचा मोहन के गाल पर जड़ दिया। चटाक! वो आवाज बाजार के सारे शोर में जैसे घुल सी गई। लेकिन एक पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। मोहन का सिर घूम गया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे। पर उस शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरी चोट उसके आत्मसम्मान को लगी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वे बाहर नहीं निकले। वे अपमान की आग बनकर उसके अंदर ही सुलगने लगे। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने कहा, बेचारे गरीब पर हाथ उठा दिया। तो कोई बोला, सेठ जी का मिजाज ही गर्म है। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि धनीराम के सामने कुछ बोल सके। धनीराम ने घमंड से अपनी छाती चौड़ी की, जैसे कोई जंग जीत ली हो। उसने अपनी अंगूठियों वाली उंगलियों को झटकते हुए कहा, यह है तेरी गलती की सजा। अगली बार आंखें खोलकर चलना। और अपने अंगरक्षकों के साथ ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहन वही जमीन पर बैठा रहा। उसका गाल जल रहा था, लेकिन उसका दिल अपमान से टूट चुका था। उसने उठकर अपनी बोरी उठाई, लेकिन अब उस बोरी का वजन उसे पहले से कई गुना ज्यादा लग रहा था। यह सिर्फ अनाज का वजन नहीं था, यह अपमान का वजन था, जिसे ढोना उसके लिए असहनीय हो रहा था। उसने फैसला किया, वो इस अपमान को सहेगा नहीं। वो न्याय मांगेगा। और हिंदुस्तान में न्याय का सबसे बड़ा दरबार था शहंशाह अकबर का दरबार। अगले दिन शहंशाह अकबर का दीवान आम खचाखच भरा हुआ था। साम्राज्य के कोने कोने से लोग अपनी फरियादें लेकर आए थे। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह शहंशाह के दाहिनी ओर बैठे थे और उनकी आंखों में एक शांत चमक थी, जो हर समस्या के पार देखने की क्षमता रखती थी। एक एक करके फरियादी आ रहे थे और शहंशाह उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। तभी पहरेदारों ने एक साधारण फटे पुराने कपड़ों में लिपटे आदमी को दरबार में पेश किया। वो मोहन था। उसकी आंखों में अभी भी कल के अपमान की पीड़ा थी, लेकिन चेहरे पर न्याय पाने का दृढ़ संकल्प भी था। अकबर ने अपनी दयालु दृष्टि से उसे देखा और पूछा, क्या समस्या है तुम्हारी? निडर होकर कहो। इस दरबार में हर किसी को न्याय मिलता है। मोहन ने झुककर सलाम किया और कांपती हुई आवाज में बोला, जहांपनाह, मैं एक गरीब मजदूर हूं। कल जब मैं बाजार में अपनी मजदूरी करने जा रहा था, तो अनजाने में मुझसे एक भूल हो गई। मेरा अनाज का बोरा शहर के एक बड़े व्यापारी सेठ धनीराम से छू गया। दरबार में बैठे कुछ मंत्री जो धनीराम को जानते थे, वे एक दूसरे को देखने लगे। मोहन ने आगे कहा, मैंने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, जहांपनाह, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और सैकड़ों लोगों के सामने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अन्नदाता, मुझे शारीरिक चोट का दुख नहीं है, पर भरे बाजार में जो मेरा मान सम्मान मिट्टी में मिला है, उसकी पीड़ा मुझसे सही नहीं जा रही। मैं आपसे न्याय की भीख मांगने आया हूं। अकबर की भ्रिकुटी तन गई। उन्हें अपनी प्रजा के सम्मान की बहुत चिंता थी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया,
सेठ धनीराम को इसी वक्त दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही देर में सिपाही धनीराम को लेकर दरबार में हाजिर हुए। धनीराम ने कीमती वस्त्र पहने थे और उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसे लगा कि एक मामूली मजदूर की शिकायत से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, धनीराम, क्या इस मजदूर का आरोप सत्य है? क्या तुमने इसे भरे बाजार में थप्पड़ मारा? धनीराम ने बड़ी बेशर्मी से सिर हिलाया। जी जहांपनाह, मैंने ही इसे मारा था। इसने मेरा कीमती लिबास अपनी गंदी बोरी से खराब कर दिया था और ऊपर से जबान चला रहा था। मैंने तो बस इसे इसकी औकात याद दिलाई। ये सुनकर अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। औकात? इस दरबार में हर इंसान की औकात बराबर है। धनीराम, तुमने कानून अपने हाथ में लेने की जुर्रत कैसे की? धनीराम को अब खतरे का एहसास हुआ। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। शहंशाह, मुझसे गलती हो गई। मैं आवेश में आ गया था। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। आप कहें तो मैं इस मजदूर को हर्जाने के तौर पर 10 सोने की मोहरें दे देता हूं। दरबार में बैठे कई मंत्री इस प्रस्ताव से सहमत दिखे। उन्हें लगा कि एक थप्पड़ के लिए 10 सोने की मोहरें बहुत ज्यादा थी। एक थप्पड़ की और कीमत ही क्या हो सकती है? लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह न्याय बहुत सतही लग रहा था। उन्होंने अपनी उलझन भरी नजरों से अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? क्या 10 सोने की मोहरें इस अपमान की सही कीमत है? सारा दरबार अब बीरबल की ओर देख रहा था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर मोहन और धनीराम को गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जहांपनाह, न्याय सिर्फ हर्जाना देने का नाम नहीं है। न्याय का अर्थ है पीड़ित को यह महसूस कराना कि उसके साथ जो हुआ वो गलत था और अपराधी को यह महसूस कराना कि उसने जो किया उसकी असली कीमत क्या है। बीरबल ने आगे कहा, एक थप्पड़ की कीमत सिर्फ 10 मोहरें नहीं हो सकती। अन्नदाता, थप्पड़ मारने वाले हाथ और थप्पड़ खाने वाले गाल के हिसाब से कीमत बदल जाती है। एक पिता का थप्पड़ आशीर्वाद होता है, एक दोस्त का थप्पड़ मजाक होता है, लेकिन एक अमीर का एक गरीब के आत्मसम्मान पर मारा गया थप्पड़ एक अपराध होता है। इसकी कीमत इतनी साधारण नहीं हो सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बातों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर सही कीमत क्या है? बीरबल, तुम ही बताओ। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराए। जहांपनाह, इस थप्पड़ की सही कीमत तय करने के लिए मुझे थोड़ा समय और एक खास इंतजाम की जरूरत होगी। क्या आप मुझे कल तक का समय देंगे? फैसला कल होगा और दरबार में नहीं, बल्कि उसी बाजार में होगा जहां ये अपमान हुआ था। अकबर बीरबल की योजना समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है बीरबल, जैसा तुम चाहो। कल हम सब उसी बाजार में मिलेंगे और देखेंगे कि तुम एक थप्पड़ की क्या कीमत लगाते हो। धनीराम हैरान था और मोहन की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। उसे भरोसा था कि बीरबल जो भी करेंगे वो सच्चा न्याय होगा। अगली सुबह आगरा का वही बाजार किसी छावनी में तब्दील हो गया था। शहंशाह अकबर के आने की खबर सुनकर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। सिपाही भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी जगह जहां कल मोहन को थप्पड़ मारा गया था, शहंशाह के लिए एक मंच तैयार किया गया था। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों के साथ मंच पर विराजमान हुए। सेठ धनीराम और मजदूर मोहन को भी मंच के सामने पेश किया गया। धनीराम का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था, जबकि मोहन शांत खड़ा था। बीरबल ने शहंशाह से इजाजत ली और मंच के बीच में आए। उन्होंने अपने हाथ में एक थैली पकड़ी हुई थी, जिसमें सिक्कों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। बीरबल ने धनीराम से कहा,
सेठ धनीराम, तुमने कल इस मजदूर को एक थप्पड़ मारा था। आज न्याय का दिन है। फिर वो मोहन की ओर मुड़े और उसे वो थैली देते हुए कहा, मोहन, इस थैली में चांदी के 4,000 सिक्के हैं। ये सुनकर पूरे बाजार में हलचल मच गई। 4,000 सिक्के एक थप्पड़ के लिए। धनीराम की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन बीरबल की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने मोहन से कहा, मोहन, न्याय का पहला सिद्धांत है जैसे को तैसा। अब तुम आगे बढ़ो और सेठ धनीराम को ठीक उसी जगह और उतनी ही ताकत से एक थप्पड़ मारो जितनी ताकत से उसने तुम्हें मारा था। यह सुनकर तो जैसे भूचाल आ गया। धनीराम चिल्ला पड़ा, नहीं, ये अन्याय है जहांपना। एक मामूली मजदूर मुझ पर हाथ उठाएगा? ये मेरा घोर अपमान है। मैं शहर का सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी हूं। अकबर भी बीरबल के इस फैसले से चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसा न्याय है? बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह की ओर देखकर बोले, अन्नदाता, यही तो न्याय की जड़ है। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दे। फिर वो धनीराम की ओर मुड़े। सेठ जी, आपको एक थप्पड़ खाने में अपना अपमान महसूस हो रहा है ना? आपको लग रहा है कि आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। बस यही एहसास मैं आपको कराना चाहता था। यही वो एहसास है जो कल आपने इस गरीब मोहन को दिया था। इसकी भी अपनी प्रतिष्ठा है, इसका भी अपना आत्मसम्मान है, जिसे आपने अपनी दौलत के अहंकार में कुचल दिया। धनीराम निरुत्तर हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। बीरबल ने मोहन से फिर कहा, मोहन, आगे बढ़ो और अपना बदला पूरा करो। ये शहंशाह का हुक्म है। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया। धनीराम ने डर और अपमान से अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा बाजार सांस रोके देख रहा था। लेकिन मोहन ने थप्पड़ नहीं मारा। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया और बीरबल से कहा, मंत्री जी, मैं इस आदमी को मार नहीं सकता। मेरे मां बाप ने सिखाया है कि बदला लेना कमजोरों का काम है और मैं कमजोर नहीं हूं। अगर मैंने भी इसे थप्पड़ मार दिया तो मुझमें और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? मोहन की ये बात सुनकर शहंशाह अकबर की आंखों में उसके लिए सम्मान बढ़ गया। बीरबल के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि की मुस्कान थी। उन्हें पता था कि मोहन ऐसा ही करेगा। बीरबल ने ताली बजाई। शाबाश मोहन, तुमने आज साबित कर दिया कि असली अमीरी धन दौलत की नहीं, बल्कि चरित्र और संस्कारों की होती है। अब बीरबल न्याय के अंतिम चरण पर आए। उन्होंने उस थैली को अपने हाथ में लिया और धनीराम के सामने खड़े हो गए। सेठ धनीराम, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, अब सुनो एक थप्पड़ की असली कीमत। ये कीमत 4,000 चांदी के सिक्के हैं जो तुम्हें मोहन को देने होंगे। धनीराम ने विरोध करना चाहा, लेकिन मंत्री जी, ये बहुत ज्यादा है। एक थप्पड़ के लिए इतना। बीरबल ने उसकी बात काट दी। चुप रहो सेठ, और सुनो कि ये कीमत क्यों और कैसे तय हुई है, ताकि भविष्य में कोई भी अमीर किसी गरीब पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचे। बीरबल ने अपना हिसाब समझाना शुरू किया और पूरा बाजार ध्यान से सुन रहा था। पहला 1000 सिक्का शारीरिक पीड़ा के लिए। बीरबल ने कहा, तुमने उसे मारा, उसे दर्द हुआ। हालांकि ये दर्द कुछ समय में चला जाएगा, लेकिन किसी को शारीरिक कष्ट पहुंचाने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया। इसलिए 1000 सिक्के उस दर्द के हर जाने के तौर पर। दूसरा 1000 सिक्का सार्वजनिक अपमान के लिए। बीरबल की आवाज और गंभीर हो गई। यह सबसे बड़ा अपराध था। धनीराम, तुमने उसे अकेले में नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के सामने अपमानित किया। तुमने उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम किया। एक इंसान के लिए उसके सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये 1000 सिक्के उसके टूटे हुए आत्मसम्मान को फिर से जोड़ने के लिए है। तीसरा 1000 सिक्का शक्ति के दुरुपयोग के लिए। बीरबल ने अपनी उंगली धनीराम की ओर उठाते हुए कहा, तुम अमीर हो, शक्तिशाली हो। तुमने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल
एक कमजोर को दबाने के लिए किया। ये एक बहुत खतरनाक मिसाल है। अगर तुम्हें सजा न मिली तो राज्य के हर अमीर को यह लगेगा कि वो किसी भी गरीब का अपमान कर सकता है। ये 1000 सिक्के इस बात की सजा है कि तुमने अपनी सामाजिक हैसियत का गलत इस्तेमाल किया और समाज में एक बुरा उदाहरण पेश किया। बाजार में खड़ी भीड़ बीरबल के विश्लेषण को सुनकर हैरान थी। उन्होंने न्याय को इस तरह से पहले कभी नहीं देखा था। अब बीरबल ने अपनी बात पूरी की और आखिरी 1000 सिक्का शहंशाह के कीमती वत को बर्बाद करने के लिए। यह सुनकर अकबर भी मुस्कुरा दिए। बीरबल ने कहा, तुम्हारे अहंकार और मूर्खता की वजह से आज हिंदुस्तान के शहंशाह, उनके पूरे दरबार और इस बाजार के हजारों लोगों का कीमती समय बर्बाद हुआ है। यह समय राज्य के दूसरे जरूरी कामों में लग सकता था। इसलिए ये आखिरी 1000 सिक्का उस बर्बाद हुए समय की कीमत है। कुल हुए 4000 चांदी के सिक्के। अब बिना किसी बहस के ये रकम मोहन को सौंप दो। बीरबल ने अपना फैसला सुनाया। धनीराम का सिर शर्म से झुक गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने कांपते हाथों से अपने मुनीम को इशारा किया। तुरंत 4000 चांदी के सिक्कों की व्यवस्था की गई और वह थैली मोहन को सौंप दी गई। मोहन ने थैली ली, लेकिन उसमें से केवल एक सिक्का निकाला और बाकी थैली बीरबल को लौटाते हुए कहा, मंत्री जी, मुझे बस मेरे न्याय की कीमत चाहिए थी, दौलत की नहीं। ये एक सिक्का मैं अपनी मेहनत के प्रतीक के रूप में रखूंगा। बाकी की ये रकम आप राजकोष में जमा कर दें या किसी जरूरतमंद की मदद में लगा दें। मोहन की इस महानता ने सबका दिल जीत लिया। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे और मोहन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, आज तुमने साबित कर दिया मोहन कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है, कपड़ों या दौलत से नहीं। आज से तुम शाही बाग के मुख्य माली नियुक्त किए जाते हो। तुम्हारी ईमानदारी और स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, शाबाश बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय की तराजू पर दौलत या ताकत नहीं, बल्कि इंसानियत का वजन तौला जाना चाहिए। तुमने एक थप्पड़ की कीमत नहीं, बल्कि एक इंसान के सम्मान की कीमत तय की है। उस दिन के बाद आगरा में किसी अमीर ने किसी गरीब पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको पता चल गया था कि अकबर के राज में, बीरबल के न्याय में एक थप्पड़ की कीमत बहुत भारी हो सकती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चोट का घाव तो भर जाता है, लेकिन अपमान का घाव केवल न्याय के मरहम से ही भरता है। और सच्चा न्याय वही है जो कमजोर को ताकत और अहंकारी को सबक दे। कहानी 6। उस दिन दीवान-ए-ताश में एक अलग ही रौनक थी। फारस के शाह के सबसे खास राजदूत मिर्जा जरदौन अपने लावलश्कर के साथ शहंशाह अकबर के सामने पेश हुए थे। जरदौन न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ था, बल्कि उसे अपनी और अपने देश की कला और विज्ञान पर बहुत घमंड भी था। उसका कद लंबा, दाढ़ी करीने से तराशी हुई और आंखों में बुद्धिमानी के साथ साथ एक सूक्ष्म अहंकार की चमक भी थी। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया और फारस के शाह का दोस्ती भरा खत पेश किया। अकबर ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। रिवाज के अनुसार जरदौन ने अपने साथ लाए कीमती तोहफे पेश किए। फारस के बेहतरीन कालीन, जिनकी कारीगरी देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। दमिश्क की तलवारें, जिनकी धार पानी को भी काट दे, और सोने के बर्तनों में भरे बेशकीमती मोती और जवाहरात। अकबर तोहफों से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजदूत जरदौन, आपके शाह ने ये कीमती तोहफे भेजकर हमारी दोस्ती को और भी मजबूत कर दिया है। हमें यकीन है कि हिंदुस्तान और फारस की ये दोस्ती सदियों तक कायम रहेगी। जरदौन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। जहांपनाह, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे शाह का मानना है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि हुनर और ज्ञान होता है, और हमारे मुल्क के कारीगरों का हुनर आज दुनिया में बेजोड़ है। वे ऐसी चीजें बना सकते हैं जिनमें जान न होते हुए भी वे जिंदा होने का भ्रम पैदा कर दें।
दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल, जो अकबर के पास ही बैठे थे, जरदौन की आंखों में छिपे अहंकार को पढ़ चुके थे। वो समझ गए थे कि ये सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि किसी आने वाली चुनौती की भूमिका है। जरदौन ने अपने सेवकों को इशारा किया। 2 सेवक एक बड़े से संदूक को दरबार के बीचों बीच ले आए, जिसे मखमल के पर्दे से ढका गया था। जरदौन ने अपनी आवाज में एक नाटकीयता लाते हुए कहा, आलमपना, मैं आपके सम्मान में और आपके दरबार के ज्ञानियों की परीक्षा के लिए अपने साथ फारस की कला का एक नायाब नमूना लाया हूं। ये कहकर उसने पर्दा हटा दिया। पर्दा हटते ही पूरा दरबार एक पल के लिए सन्न रह गया। संदूक के ऊपर 2 इंसान बैठे थे। वे हूबहू एक जैसे थे। एक ही कद, एक ही चेहरा, एक जैसी पोशाक और एक जैसे ही हाव भाव। दोनों पद्मासन की मुद्रा में आंखें बंद करके ऐसे बैठे थे जैसे गहरे ध्यान में लीन हो। उनकी त्वचा का रंग, उनके बालों की लटें, यहां तक कि उनके नाखूनों की चमक भी एक समान थी। उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उनमें कोई अंतर है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये जुड़वा है क्या? एक ने कहा। नहीं, ये तो किसी मूर्ति की तरह लग रहे हैं, दूसरे ने कहा। जरदौन ने इस सनसनी का पूरा मजा लेते हुए अपनी चुनौती पेश की। जहांपनाह, वो बोला, आपके सामने बैठे इन 2 लोगों में से एक जिंदा इंसान है जो ध्यान की कला में पारंगत है, और दूसरा मोम का एक पुतला है जिसे हमारे कारीगरों ने महीनों की मेहनत से बनाया है। ये पुतला इतना सजीव है कि इसे देखकर बड़े बड़े धोखे खा जाते हैं। अब दरबार में सन्नाटा पसर गया। जरदौन ने अपनी चुनौती की शर्तें रखीं। मेरी चुनौती यह है कि आपके दरबारी बिना इन दोनों को छुए और बिना इनसे कोई सवाल किए ये पहचान कर दिखाएं कि इनमें से कौन जिंदा है और कौन बेजान पुतला है। अगर आपका दरबार ये पहेली सुलझा लेता है तो मैं मान जाऊंगा कि हिंदुस्तान का ज्ञान फारस से बढ़कर है, और अगर नहीं तो आपको मानना होगा कि कला और हुनर में फारस का कोई मुकाबला नहीं। ये एक सीधा सीधा मुगल साम्राज्य के सम्मान पर प्रहार था। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये 2 सल्तनतों के बीच बुद्धि की जंग थी। हार का मतलब था पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा। क्या आप में से कोई है जो राजदूत जरदौन की इस चुनौती को स्वीकार करे? एक एक करके अकबर के सबसे काबिल मंत्री आगे आए। वित्त मंत्री टोडरमल ने उन दोनों को बहुत देर तक घूरा, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। मुख्य सेनापति मान सिंह ने अपनी पैनी नजरों से उन्हें परखने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहे। शाही हकीम ने सांसों के उतार चढ़ाव को देखने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान इतना सधा हुआ योगी था कि उसकी सांसें लगभग रुकी हुई सी प्रतीत हो रही थी। 1 घंटा बीत गया। दरबार का हर बड़ा ज्ञानी अपनी हार मान चुका था। राजदूत जरदौन के चेहरे पर जीत की मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अकबर के दरबार को उसकी ही जमीन पर मात दे दी है। अकबर की नजरें अब चिंता से भर गई। उनकी सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी थी। अंत में उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद की ओर देखा। बीरबल, शहंशाह की आवाज में एक आग्रह था। पूरी सल्तनत की लाज अब तुम्हारे हाथों में है। सारा दरबार अब बीरबल की ओर देख रहा था। राजदूत जरदौन ने भी तिरछी नजरों से बीरबल को देखा, मानो कह रहा हो, देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर उन 2 मूर्तियों जैसे इंसानों के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच और शांति थी। जहांपनाह, मुझे ये चुनौती स्वीकार है, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, लेकिन इस पहेली को सुलझाने के लिए मुझे कुछ समय और दरबार के एक मसखरे, विदूषक की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। एक मसखरा? इस गंभीर पहेली को सुलझाने में एक मजाक करने वाला क्या मदद करेगा? जरदौन के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई।
उसे लगा बीरबल हार के डर से मजाक कर रहे हैं, लेकिन अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी। तुम्हें जो चाहिए मिलेगा बीरबल, पर याद रहे ये सिर्फ एक पहेली नहीं, हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा का सवाल है। बीरबल के आदेश पर दरबार के सबसे मशहूर मसखरे मुस्तकीम को बुलाया गया। मुस्तकीम अपने मजाकिया अंदाज और हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने गंभीर माहौल में उसे क्यों बुलाया गया है। बीरबल ने मुस्तकीम को एक तरफ ले जाकर उसके कान में कुछ कहा। मुस्तकीम की आंखें आश्चर्य से फैल गई, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अब बीरबल उन दोनों आकृतियों के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने राजदूत जरदौन से पूछा, राजदूत महोदय, क्या ये सच है कि इनमें से जो जिंदा इंसान है वो ध्यान और योग में इतना माहिर है कि वो बिना हिले डुले घंटों तक बैठ सकता है? जरदौन ने घमंड से कहा, बिल्कुल। उसे खास तौर पर इसी के लिए प्रशिक्षित किया गया है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती। बहुत खूब, बीरबल मुस्कुराए। तो चलिए परीक्षा शुरू करते हैं। बीरबल ने मुस्तकीम को इशारा किया। मुस्तकीम उन दोनों के सामने आया और अपनी कला का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसने एक के बाद एक कई मजेदार चुटकुले सुनाए। उसने ऐसी ऐसी हरकतें की कि दरबार में बैठे गंभीर से गंभीर मंत्री भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज रहा था, लेकिन वे दोनों आकृतियां जस की तस बैठी रही। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई हरकत नहीं। जरदौन की छाती गर्व से और फूल गई। उसने मन ही मन सोचा, मैंने कहा था ना, इसे कोई विचलित नहीं कर सकता। दरबारियों की उम्मीदें टूटने लगी। उन्हें लगा कि बीरबल का ये तरीका भी फेल हो गया, लेकिन बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने मुस्तकीम को रुकने का इशारा किया। फिर बीरबल ने एक दरबान को बुलाया और उससे शाही बाट से एक फूल की पंखुड़ी लाने को कहा। दरबान तुरंत एक नाजुक सी गुलाब की पंखुड़ी ले आया। अब बीरबल ने उस पंखुड़ी को अपने हाथ में लिया और पहली आकृति के पास गए। उन्होंने उस पंखुड़ी से उस आकृति की नाक के पास धीरे धीरे गुदगुदी करने की कोशिश की। सबकी सांसें रुकी हुई थी, लेकिन उस आकृति पर कोई असर नहीं हुआ। वो पत्थर की तरह स्थिर रही। अब बीरबल दूसरी आकृति के पास गए। उन्होंने वही प्रक्रिया दोहराई। उन्होंने गुलाब की पंखुड़ी को उसकी नाक के पास ले जाकर धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। 1 पल, 2 पल, 3 पल, कोई हरकत नहीं हुई। राजदूत जरदौन अब लगभग हंसने ही वाला था। उसे अपनी जीत साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी जैसे ही बीरबल ने पंखुड़ी को एक छास कोण पर नाक के ठीक नीचे छुआ, उस आकृति का सिर 1 मिलीमीटर के लिए बस एक बहुत ही मामूली सा, लगभग अदृश्य सा पीछे की ओर हटा। ये इतनी सूक्ष्म हरकत थी कि शायद किसी की नजर भी न पड़ती, लेकिन बीरबल की पारखी नजरें इसी 1 पल का इंतजार कर रही थी। बीरबल के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। वो सीधे हुए और शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर पूरी दृढ़ता से ऐलान किया, जहांपनाह, पहेली सुलझ गई है। ये दूसरी आकृति ही जिंदा इंसान है और पहली वाली मोम का बेजान पुतला है। बीरबल के इस ऐलान के साथ ही दरबार में एक खामोश लहर दौड़ गई। राजदूत जरदौन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि बीरबल ने ये कैसे कर दिखाया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन कैसे बीरबल? तुमने ये कैसे जाना? हमें तो कोई अंतर नजर नहीं आया। बीरबल ने झुककर सलाम किया और अपनी बुद्धिमानी का रहस्य खोलना शुरू किया। उनका हर शब्द सोने की तरह कीमती था। जहांपनाह, बीरबल ने समझाना शुरू किया। राजदूत जरदौन ने कहा था कि ये इंसान ध्यान में इतना पारंगत है कि कोई उसे विचलित नहीं कर सकता। उनकी ये बात सच थी। इसीलिए जब मसखरे ने चुटकुले सुनाए तो उस इंसान ने अपने मन पर नियंत्रण रखा और हंसने की इच्छा को रोक लिया। एक प्रशिक्षित योगी के लिए अपनी भावनाओं और मांसपेशियों पर काबू पाना संभव है।
उन्होंने आगे कहा, लेकिन जहांपनाह, इंसान चाहे कितना भी बड़ा योगी क्यों न बन जाए, वो अपने शरीर की कुछ सहज और अनैच्छिक क्रियाओं, इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पा सकता। ये क्रियाएं हमारे मस्तिष्क का हिस्सा होती है, हमारी इच्छा का नहीं। जब मैंने गुलाब की पंखुड़ी से उसकी नाक के पास गुदगुदी की, तो उसके शरीर ने एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया दी। छींक आने या खुजली होने का एहसास एक ऐसी ही अनैच्छिक क्रिया है। उसने अपनी पूरी ताकत से उस छींक को रोका, अपने शरीर को स्थिर रखा, लेकिन उस एहसास से बचने के लिए एक पल के लिए उसका सिर लगभग अदृश्य रूप से पीछे हटा। उसका मन तो नियंत्रण में था, पर उसका शरीर नहीं। एक बेजान पुतला ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जीवन की ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती ही नहीं। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, कला चाहे कितनी भी उत्तम क्यों न हो, जहांपनाह, वो जीवन का भ्रम पैदा कर सकती है, लेकिन जीवन की नकल नहीं कर सकती। जीवन की असली पहचान उसकी प्रतिक्रिया में छिपी है, स्थिरता में नहीं। बीरबल का यह विश्लेषण सुनकर पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। शहंशाह अकबर गर्व से खड़े हो गए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। शाबाश बीरबल, तुमने आज सिर्फ एक पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि तुमने ज्ञान और विवेक की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी पहेलियां भी सबसे साधारण सत्यों में छिपी होती है। बस उन्हें देखने के लिए पारखी नजर चाहिए। राजदूत जरदौन का सिर शर्म से झुक गया था। वो आगे बढ़ा और उसने बीरबल के सामने अपना सिर झुका दिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, मंत्री बीरबल। हमारे कारीगर बेजान चीजों को जिंदा जैसा बना सकते हैं, लेकिन आप तो जिंदा और बेजान के बीच के उस महीन धागे को भी देख सकते हैं, जिसे कोई नहीं देख सकता। आपका ज्ञान सचमुच अतुलनीय है। मैं शहंशाह अकबर और पूरे हिंदुस्तान से अपने अहंकार के लिए माफी मांगता हूं। अकबर ने उदारता दिखाते हुए उसे माफ कर दिया और कहा, ज्ञान किसी एक देश की जागीर नहीं होता राजदूत। हमें एक दूसरे के हुनर का सम्मान करना चाहिए, मुकाबला नहीं। उस दिन के बाद फारस और हिंदुस्तान की दोस्ती और भी गहरी हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं का हल अक्सर सबसे सरल सिद्धांतों में छिपा होता है। बीरबल ने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमानी केवल किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और इंसान के व्यवहार की गहरी समझ में निहित है। उन्होंने दिखाया कि आंखें जो नहीं देख पाती, उसे एक तेज दिमाग और गहरी अवलोकन शक्ति देख सकती है। एक विदेशी राजदूत की चुनौती तो टूट गई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी का परचम हमेशा के लिए और ऊंचा लहरा गया।